हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का 11th केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, लास्ट क्लास में मैं आपको द्रव्यों के गुण बता रहा था। मैंने कहा था दोस्तों, द्रव्यों के दो गुण हैं। एक तो है भौतिक गुण और दूसरे होते हैं रासायनिक गुण। द्रव्य का मतलब समझ गए पदार्थ, पदार्थ मतलब हमारे आसपास की वस्तुएं। तो द्रव्यों के दो गुण हैं, पहला भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं ये बताया था। वे गुण जो बिना रासायनिक संगठन के परिवर्तन के बिना नापापन किया जा सके। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, ये बता गया था, द्रव्यों के वे गुण जिनका मापन द्रव्यों के वे गुण जिनका मापन बिना रासायनिक संगठन बिना रासायनिक संगठन के परिवर्तन के किया जा सके। ढंग से देख लेना भाई, द्रव्यों के वे गुण जिनका मापन बिना रासायनिक संगठन के परिवर्तन, बिना रासायनिक संगठन में परिवर्तन के किया जा सके। जैसे कोई आपके पास कोई द्रव्य है, मान लो ये कोई द्रव्य है, कोई पदार्थ है। अब इसका मैं द्रव्यमान नापूं, तो द्रव्यमान नापूंगा तो इसका संगठन में कोई परिवर्तन थोड़ी होगा। संगठन का मतलब है इसमें जो अणु है, जो परमाणु है, वे वैसे की वैसे ही रहेंगे। तो इसका मैं मान लो द्रव्यमान नापता हूं कि इसका द्रव्यमान 2 किलो आता है, तो इसका संगठन थोड़ी परिवर्तित होगा, इसका संगठन वैसे की वैसा ही रहेगा, जैसा मैं आपको लास्ट क्लास में समझा के गया था। तो द्रव्य के वे गुण जिनका मापन बिना रासायनिक संगठन में परिवर्तन के किया जा सके, ऐसे गुण क्या कहलाएंगे? भौतिक गुण। क्लियर? इसके एग्जाम्पल दिए थे, जैसे द्रव्यमान है, घनत्व है, गलनांक है, क्वथनांक है। ये सभी कैसे गुण होते हैं? भौतिक गुण। जैसे इसमें लिख सकते हैं अपन द्रव्यमान, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक आदि, ये भौतिक गुण है। इनका मापन बिना पदार्थ के संगठन में। देखो, गलनांक का मतलब है जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ पिघलता है। इसको गर्म करूं, ये पिघल गया, पर पिघल गया तो अणु परमाणु तो वो ही रहेंगे ना जो इसमें है। इसको गर्म करूं, ये पिघल गया। जब मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघला, तो इसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। ये इसका गुण है, भौतिक गुण है। पर जब ये पिघला तो इसमें अणु परमाणु तो पहले के जैसे रहेंगे, मतलब रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होगा। तो तुम समझ सकते हो कि द्रव्य के वे गुण जिनका मापन द्रव्य में बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के किया जा सके, कौन से गुण होंगे? भौतिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं? रासायनिक गुणों का मापन नहीं होता, या ऐसे कह सकता हूं, इन गुणों का मापन नहीं किया जाता, मापन नहीं होता है, मतलब इन गुणों को मापा नहीं जा सकता। हम नाप नहीं सकते रासायनिक गुणों को, इन गुणों का मापन नहीं होता है। ठीक है? इन गुणों में पदार्थ का या द्रव्य का
रासायनिक संगठन परिवर्तित होता है। इन गुणों का मापन नहीं होता और इन गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो या इन गुणों में पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित होता है। जैसे मैं एक बात कहूं, एक पदार्थ है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस में आपको पता ही है O2 अणु होते हैं, और दूसरा पदार्थ है नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस में O2 अणु होते हैं, दूसरा पदार्थ है नाइट्रोजन गैस जिसमें N2 अणु होते हैं। ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं जिसमें NO अणु है। अब बताओ, इन दोनों पदार्थों को देखो, इन दोनों पदार्थों का संगठन बदल गया। इस पदार्थ में O2 अणु थे जबकि इस पदार्थ में NO अणु है। इस पदार्थ में N2 थे, इसमें NO है। मतलब दोनों पदार्थों का संगठन हो गया, परिवर्तित हो गया। अब मापन भी नहीं कर सकते। यहाँ पर O2 पदार्थ N2 पदार्थ से क्रिया करता है, ये इसका रासायनिक गुण है। यानी कह दूं N2 पदार्थ O2 पदार्थ से क्रिया कर रहा है, ये इसका रासायनिक गुण है। इसका मापन नहीं कर सकते, आप नहीं नाप सकते कि कितना अभिक्रिया हो रही है। तो ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस से क्रिया करती है, या कहूं नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती है, ये इनका रासायनिक गुण है। इसका मापन नहीं हो सकता और पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है। देख लो, पहले इस पदार्थ में O2 अणु थे, इस पदार्थ में N2 अणु थे, नया पदार्थ बना उसमें NO अणु है। यहाँ पर पदार्थ का क्या बनेगा, बदलेगा, रासायनिक संगठन। तो ध्यान रखें, सिंपल भौतिक गुण जो होते हैं इनका मापन कर सकते हैं, और भौतिक गुण में पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, मतलब अणु वे ही रहते हैं। रासायनिक गुणों का मापन नहीं होता है, रासायनिक गुणों में पदार्थ का संगठन परिवर्तित हो जाता है, पदार्थ का संगठन बदल जाता है। कौन से गुणों में? रासायनिक गुणों में। इसके उदाहरण दे तो अपन रासायनिक गुणों के, अब एग्जांपल देखो इसके, ऑक्सीकरण, अपचयन, दहन, ये सभी रासायनिक गुण हैं। जैसे एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जैसे एक पदार्थ है मान लो कोई है, सही है, N2 है, और इसका ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीकरण से ये क्रिया करता है। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया। सिंपल समझो, एक पदार्थ है ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है, आभार ही लिख रहा था मैं। यहाँ पर पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल रहा है, मापन नहीं हो सकता। तो ऑक्सीकरण जो है वो कैसा गुण हुआ? एक तरह से भौतिक गुण। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया। एक पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, माप नहीं सकते, उसका रासायनिक संगठन बदल रहा है। अच्छा, एक पदार्थ हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, तो उस पदार्थ का क्या हो रहा है? अपचयन। यहां पर देखो, एक पदार्थ है N2 हाइड्रोजन गैस से क्रिया कर रहा है, तो यह है अपचयन। इस पदार्थ का कौन सा गुण है? अपचयन। ऑक्सीजन से क्रिया ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन से क्रिया अपचयन, सही है। तो ये कौन सा गुण है? रासायनिक गुण मापन नहीं कर सकते। ये पदार्थ हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, मतलब सिंपल भाषा में कहूं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन से गुणों में जाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं जाती हैं रासायनिक गुणों में। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है, मापन नहीं होगा और रासायनिक संगठन भी परिवर्तित होगा। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं दोस्तों, वो रासायनिक गुणों में जाती हैं। ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम हैं। ऑक्सीकरण, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन से क्रिया करता है पदार्थ। अपचयन, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ हाइड्रोजन से क्रिया करता है। दहन, किसी पदार्थ को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाया जाए, ये जलाने के लिए, गर्म करने के लिए चिन्ह है। मान लो आपके पास पदार्थ है मैथेन, इसको मैथेन बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाएं और CO2 और जल बना, ये है दहन। दहन में क्या होता है? ये भी एक अभिक्रिया है। इसमें एक पदार्थ लिया जाता है, उसको ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो जो दहन है ये भी कैसा गुण है? रासायनिक गुण। ध्यान कर लो, एक पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करे ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन से क्रिया करे अपचयन, किसी पदार्थ को जलाएं ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में तो दहन। ये सभी अभिक्रियाओं के नाम है और अभिक्रियाएं कौन सी गुणों में जाती हैं? रासायनिक गुणों में।
तो यहां तक इसको लिख लो, लिख लो। फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डाल लेना, द्रव्यों के गुण और भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में आप लिख लीजिए। फटाफट नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखो। क्लियर? बढ़े आगे। अब आगे देखो। अब एक बात बताओ मुझे, इतना यहां तक आपने पढ़ा है कि द्रव्य के या पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। किसका मापन कर सकते हैं? भौतिक गुण का। सही है। अच्छा, अब इधर देखो रे सामने, तो ये तो क्लियर है, अपन भौतिक गुणों का मापन कर सकते हैं। भौतिक गुण को ही भौतिक राशि भी कह देते हैं। ठीक है। जैसे हम कहें द्रव्यमान क्या है? भौतिक गुण। और हम ऐसे भी कह सकते हैं द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि भी है। तो अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, भौतिक गुणों का मापन। समझते चलना, सरल सरल से टॉपिक है। भौतिक गुणों का मापन। भाई रासायनिक गुणों का तो मापन होता ही नहीं है, तो भौतिक गुणों का मापन पढ़ेंगे। भौतिक गुण या भौतिक राशि एक ही बात है। भौतिक गुण या भौतिक राशि का मापन, उसके परिमाण, मैं लिखता हूं जिससे समझ में आए। भौतिक गुण कह लो चाहे भौतिक राशि का मापन, भौतिक गुण का मापन कैसे करते हैं? भौतिक गुण या भौतिक राशि का मापन उसके परिमाण व मात्रक के गुणनफल से व्यक्त करते हैं, कि गुणनफल द्वारा किया जाता है। किसी भौतिक राशि का मापन उसके परिमाण व मात्रक के गुणनफल द्वारा किया जाता है। क्लियर कर लेना भैया हर चीज को। कोई भी भौतिक राशि है उसका मापन कैसे करेंगे? उसका मापन कैसे करेंगे? परिमाण और मात्रक के गुणनफल द्वारा। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान, समझ लो खूब ढंग से, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है,
तो द्रव्यमान एक भौतिक राशि हो गई और ये उसका मापन हो गया, मापन। द्रव्यमान तो कोई भौतिक राशि हो गई, अभी बता रहा था मैं, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, भौतिक गुण है। उसका मापन कैसे किया मैंने भौतिक गुण का? परिमाण और किसके? मात्रक के गुणनफल द्वारा। सही है। तो यहां दो तो क्या है? परिमाण है, और ये किलोग्राम क्या है? मात्रक है। तो कोई भी भौतिक राशि है उसका मापन ऐसे करेंगे, जैसे द्रव्यमान मापना है तो द्रव्यमान ऐसे कहेंगे ना 5 किलोग्राम, तो 5 तो परिमाण है और किलोग्राम क्या है? मात्रक है। तो भौतिक राशि का मापन कैसे करेंगे अपन? परिमाण और मात्रक के गुणनफल द्वारा। सही है। तो इसको भी नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे से टॉपिक है, आराम से आपके समझ में आएंगे। क्लियर? भौतिक राशि का मापन कैसे करते हैं बताओ? पहले लिखते हैं अपन परिमाण और फिर लिखते हैं पीछे मात्रक। ऐसे भौतिक राशि का मापन किया जाता है, या भौतिक गुण का मापन ऐसे किया जाता है। यहां तक क्लियर है? ऐसे कैसे लिख लीजिए, जहां समस्या आए बता देना। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके बाद हम बात करते हैं, चलो मात्रक की एक शब्द आ रहा है इसमें, मात्रक। परिमाण तो संख्या होती है 5, 6, 10, मात्रक शब्द आ रहा है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। फिजिक्स में आप इन्हें डिटेल में पढ़ते हो, या थोड़ी सी चर्चा इनकी भी कर लेते हैं कि मात्रक क्या होता है। हम जानते हैं सन 1960 में, ढंग से सुनो, 1960 में फ्रांस में 1960 में, सन याद रखना, फ्रांस में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी का मतलब है एक सम्मेलन। एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, भाई ढंग से सुनो, थोड़ा थोड़ा सा समझते चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1960 में फ्रांस में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एसआई पद्धति या एसआई प्रणाली, एसआई की फुल फॉर्म में उल्टा लिखा हुआ है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सिस्टम मतलब पद्धति, जिसमें एसआई प्रणाली का निर्माण किया गया। तो ध्यान रखें 1960 में फ्रांस में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें एसआई प्रणाली का निर्माण किया गया, एसआई पद्धति का, एसआई प्रणाली का निर्माण हुआ। ठीक है। अच्छा, एसआई प्रणाली का निर्माण हुआ। इस प्रणाली में कौन सी प्रणाली में? एसआई प्रणाली में या एसआई पद्धति में 7 भौतिक राशियों को, सुनते चलो समझते चलो, 7 भौतिक राशि जो थी, भौतिक राशि मतलब भौतिक गुण, 7 भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशि माना। मूल भौतिक राशि माना। इस प्रणाली में 7 भौतिक राशियों को
मूल भौतिक राशि माना वह इनके मात्रकों को मूल मात्रक माना। तो 7 भौतिक राशि वो अभी बताऊंगा मैं कौन कौन सी। अब ढंग से सुनो मेरी बात। 1960 में फ्रांस में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में एसआई प्रणाली का निर्माण किया गया। सही है। अच्छा, इस एसआई प्रणाली जो है ये मापन के लिए बनाई गई एसआई प्रणाली। इस एसआई प्रणाली में 7 भौतिक राशि या ऐसे कह लो 7 भौतिक गुण जो थे उनको 7 भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशि माना और उनके मात्रकों को क्या कहा? मूल मात्रक। सही है। आगे लिख सकते हैं, मूल मात्रकों से निर्मित मात्रकों को मूल मात्रकों से जो मात्रक बने उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मैंने कही, अब ढंग से सुनो। जैसे मान लो लंबाई है, लंबाई ये मूल भौतिक राशि है। 7 भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशि मानी। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ये हो गया मूल मात्रक। सही है। अब समय है, समय भी मूल भौतिक राशि थी जिसका मात्रक सेकंड। सही है। समय है, समय का मात्रक माना अपन ने सेकंड। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। ये तो है मूल भौतिक राशि। 7 राशियां थी ऐसी जिनको मूल भौतिक राशि माना, मूल भौतिक गुण माना। 7 मूल भौतिक राशि ये इनके मूल मात्रक हो गए। भौतिक राशियों को इसमें लिखा हुआ है 7 भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशि माना। ये तो 7 थी ऐसी, इनके मात्रक तो मूल मात्रक। और मान लो कोई मात्रक इनसे बना, जैसे वेग का मात्रक होता है, आपने सुना होगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब वेग का मात्रक जो है ये मूल मात्रकों से निर्मित हुआ है, तो ये कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। ढंग से सुन लो, मतलब सिंपल भाषा में कहूं, 7 मात्रक तो हैं मूल मात्रक। 7 भौतिक राशि हैं जिनके मात्रक, क्लियर कर लो, मूल मात्रक हैं। और कोई मात्रक मूल मात्रकों से बना तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। तो वेग का मात्रक जो है 2 मूल मात्रकों से बना है, तो ये कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। तो सिंपल भाषा में समझे, मात्रक 2 तरह के होते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक क्या होते हैं? 7 भौतिक राशि हैं, वो बताऊंगा कौन कौन सी, उनके मात्रक तो मूल मात्रक हैं। सही है। और यदि कोई मात्रक मूल मात्रकों से निर्मित किया गया तो वह मात्रक कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर मेरी बात? तो क्लियर है तो यहां तक आप लिख लीजिए, फिर आपसे आगे चर्चा करते हैं। हेडिंग डालो मात्रक और बोर्ड पर से नोट करो। फटाफट नोट करें, बहुत इजीली आपके समझ में आ गया होगा कि भाई 1960 में फ्रांस में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, ठीक है, और इस गोष्ठी में एसआई प्रणाली का निर्माण किया गया। एसआई प्रणाली में 7 तो भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशि माना गया, जिनके मात्रक कहलाते हैं मूल मात्रक। क्लियर? जिनके मात्रक कहलाते हैं मूल मात्रक, और मूल मात्रकों से निर्मित मात्रकों को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। फटाफट इसे नोट करें, फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे इन्हें और थोड़ा थोड़ा इन्हें समझते चलें।
क्लियर, बढ़े आगे। अच्छा, अब बात करते हैं, हाँ ऐसा ही पद्धति में कितनी भौतिक राशियों को बताओ मुझे मूल भौतिक राशि माना 7। सही है, तो अपन एक तरफ लिखने जा रहा हूं मैं मूल भौतिक राशि, सात भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशि माना और इनके मात्रक क्या कहलाए, मूल मात्रक। सही है, अब ये 7 भौतिक राशि कौन कौन सी हैं देखो। एक तो थी द्रव्यमान, आपने खूब पढ़ लिया होगा। सही है, एक द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, सही है, ज्योति तीव्रता और लास्ट में लिखता हूं द्रव्यांश या पदार्थ की मात्रा। द्रव्यांश लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, पदार्थ की मात्रा लिख लो। द्रव्य मतलब पदार्थ, अंश मतलब मात्रा, द्रव्यांश या पदार्थ की मात्रा। तो दोस्तों ये 7 भौतिक राशियां हैं, आप देख सकते हो, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं और इनके मात्रक कहलाते हैं मूल मात्रक। ऐसा ही प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, ये मूल मात्रक है। समय का मात्रक सेकंड, सही है। ताप का मात्रक बताओ क्या होता है। ताप के मात्रक बहुत सारे होते हैं, पर आपको ध्यान हो, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। तो ताप का मात्रक जो है, केल्विन मात्रक जो है, ये मूल मात्रक है। देखो एक ही पदार्थ के कई मात्रक हो सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ग्राम भी हो सकता है, लंबाई का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर भी हो सकता है, पर मूल मात्रक ये है, ये ध्यान रखो। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। तो ये 7 भौतिक राशि हैं और ये इनके क्या हैं, 7 मूल मात्रक। ठीक है, अब इन्हें नोट कर लो फटाफट। इन्हें फटाफट नोट करें, फटाफट नोट करें। तो ये मूल भौतिक राशि हैं 7 और ये इनके मूल मात्रक हैं। अगर कोई मात्रक इन मूल मात्रकों से बनाया गया तो वो कहलाएगा, आपको पता ही है कौन सा मात्रक, वो कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर, फटाफट नोट कर लो। अब एक बात और सुनो, एसआई प्रणाली जो है, इस एसआई प्रणाली की तो बात कर रहे हैं अपन, एसआई प्रणाली तो पढ़ रहे हैं। एसआई प्रणाली जो है, इसमें आप कई बार देखते होंगे, जैसे मीटर के पहले लिखा होता है किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो एसआई प्रणाली में मात्रकों से पहले उपसर्ग भी प्रयुक्त किए जाते हैं। किलो, सेंटी, ऐसे है ना, है माइक्रो आपने सुना हो तो, किलोमीटर, सेंटीमीटर, गीगामीटर, ऐसे।
तो मैं आपको उपसर्ग भी बताता हूं, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं ढंग से सुनो। ऐसा ही प्रणाली में मात्रकों से पहले, बड़ी सिंपल चीज है भाई, ऐसा ही प्रणाली में मात्रकों से पहले उपसर्ग भी लिखे जा सकते हैं। मतलब हम ऐसा ही प्रणाली में मात्रकों से पहले क्या भी लिख सकते हैं, उपसर्ग भी। जैसे मैंने कहा एक कोई पदार्थ है, उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये तो परिमाण है, मीटर मात्रक है, और ये उपसर्ग है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा ही पद्धति में मात्रकों से पहले क्या भी प्रयोग में ले सकते हैं, उपसर्ग। जरूरी नहीं है काम में ले, पर लिए जा सकते हैं। मतलब मात्रकों से पहले उपसर्ग भी ऐसा ही पद्धति में प्रयोग में लिए जा सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ उस उपसर्ग बताता हूं। ठीक है, तो एक बात तो मैं लिख रहा हूं उपसर्ग, और दूसरी तरफ उनके अर्थ लिख रहा हूं। ये उपसर्ग ऐसा ही पद्धति में मात्रकों से पहले प्रयोग में ले सकते हैं इन्हें। सही है, उपसर्ग लिखा मैंने 10 की पावर -1, ये होता है डेसी। 10 की पावर -2 ये हो गया सेंटी, उल्टा लिख दिया मैंने। उपसर्ग जैसे मैंने लिखा डेसी, तो इसका अर्थ होता है 10 की पावर -1। मैंने लिखा सेंटी, इसका मतलब होगा 10 की पावर -2। मतलब समझो, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 5 सेंटीमीटर, तो सेंटी का मतलब क्या है, ये उपसर्ग है। सेंटी को हम कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर -2, तो ये बन गया 5 × 10 की पावर -2 मीटर। तो इस तरह से आप समझ जाओ कि जो ऐसा ही प्रणाली है उसमें उपसर्ग भी काम में लिए जाते हैं। क्लियर। मिली, मिली कितना होता है बताओ, मिली होता है 10 की पावर -3। माइक्रो सुना हो तो, माइक्रो एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है 10 की पावर -6। सही है। नैनो, नैनो सुना हो तो कितना होता है, 10 की पावर -9। नहीं सुना क्या। पिको सुना हो, पिको, पिको होता है 10 की पावर -12। फेमटो सुना हो, फेमटो, ये होता है 10 की पावर -15। एटो, एटो, एटो होता है 10 की पावर -18। ये आपको याद होने चाहिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो इन्हें याद करो। देसी कितना, 10 की पावर -1। कहीं सेंटी आ गया तो 10 की पावर -2। मिली, मिली को सब जानते हैं, 10 की पावर -3। माइक्रो 10 की पावर -6। नैनो 10 की पावर -9। याद करो। पिको 10 की पावर -12। फेमटो 10 की पावर -15। और एटो, एटो होता है 10 की पावर -18। क्लियर। अच्छा, और बताता हूं, इधर आ जाओ। अब उपसर्ग और अर्थ, अब तक तो मैंने जो लिखे हैं इनमें सब में घात जो है वो माइनस में है, ढंग से देखो। अब मैं ऐसे उपसर्ग लिखना चाह रहा हूं जिनमें घात प्लस में है। सबसे पहले डे का 10 की पावर 1। हेक्टो 10 की पावर 2। किलो
10 की पावर 3, याद करो यहां तक। डेका 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 कौन होता है बेटा? वो मेगा। और फिर 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पीटा। जीजा तेरा पीटा नहीं है ये है गीगा टेरा पीटा। ठीक है, गीगा टेरा पीटा। एक लड़का पढ़ रहा था जीजा तेरा पीटा, जीजा तेरा पीटा नहीं, गीगा टेरा पीटा। 10 की पावर 9, 10 की पावर 12 और 10 की पावर 15। पीटा पेटा कुछ भी बोल लो। और लास्ट में एक और बता देता हूं, 10 की पावर 18 एक्सा। तो इन्हें आप याद करो भैया। 10 की पावर -18 एट्टो है। तो 10 की पावर 1 डेका कौन है? 10 की पावर 1 हेक्टो है 10 की पावर 2, किलो फिजिक्स में बताए होंगे ये फिजिक्स वाले सर ने, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6। तुलना कर लो आपस में। गीगा 10 की पावर 9, गीगा टेरा पीटा, ऐसे याद कर लो। 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15 और लास्ट में एक्सा, ये है 10 की पावर 18। तो ये दोस्तों आपको याद करने हैं, फटाफट इन्हें नोट करो। ये उपसर्ग हैं और ये इनके अर्थ हैं। आइए, आप फिर कह रहा हूं एसआई प्रणाली में उपसर्ग भी प्रयुक्त किए जाते हैं। फटाफट लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो भाई, अब हम बात कर लेते हैं चलो व्युत्पन्न मात्रक की। मैंने आपको 7 मूल मात्रक बताए थे, 7 मूल भौतिक राशि बताई थी। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था। मूल मात्रकों से निर्मित मात्रक क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो थे 7, ध्यान है क्या? ध्यान है? 7 मूल भौतिक राशि थी, उनके मात्रक मूल मात्रक। मूल मात्रकों से निर्मित मात्रक क्या कहलाएगा? निर्मित मात्रक कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। सही है। अब एक बात और सुनो, यदि
यदि मीटर किलोग्राम व सेकंड मात्रक, ढंग से सुनना, यदि मीटर किलोग्राम व सेकंड मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में प्रयोग में लेते हैं, यदि मीटर किलोग्राम व सेकंड, मीटर आपको पता ही है किसका मात्रक है, लंबाई का, किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, और सेकंड किसका मात्रक है, सेकंड का। मीटर किलोग्राम व सेकंड मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में काम में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, तो यह MKS सिस्टम कहलाता है या MKS प्रणाली या पद्धति कहलाती है। तो यह MKS सिस्टम कहलाता है, ढंग से समझ लेना भाई। MKS का मतलब ही समझ गए होंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड। यदि मैं कहूं लंबाई का मात्रक अगर हम मीटर लें, किलोग्राम का द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लें और समय का मात्रक सेकंड लें, तो यह प्रणाली क्या कहलाएगी, MKS सिस्टम या MKS प्रणाली। और यदि मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, किलोग्राम की जगह पर ग्राम व सेकंड, समय तो अब भी सेकंड में है, व सेकंड मात्रक प्रयोग में लेते हैं, व्युत्पन्न मात्रक में प्रयोग में लेते हैं, तो यह CGS, CGS का मतलब समझ गए, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, CGS सिस्टम कहलाता है। ये ऐसा ही पद्धति ही चल रही है। दोबारा कहता हूं, देखो भाई 7 भौतिक राशि जो है उनके मात्रक मूल मात्रक हैं, सही है। अब मेरी बात सुनो, व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं मूल मात्रकों से। व्युत्पन्न मात्रक किससे बनते हैं, मूल मात्रकों से। अगर हम व्युत्पन्न मात्रक में लंबाई का मात्रक मीटर लेते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड लेते हैं, तो हम कौन सी पद्धति यूज में ले रहे हैं, कौन सी प्रणाली, MKS। और यदि हम लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर लें, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम लें और समय का मात्रक सेकंड लें, तो हम कौन सी पद्धति काम में ले रहे हैं, CGS। जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल नंबर 1, आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आयतन का मात्रक है। आयतन का फॉर्मूले का फॉर्मूला ये है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। अब MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम में आपको पता ही है, MKS सिस्टम जो है इसमें आपको पता ही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सबका मात्रक क्या होगा MKS सिस्टम में, मीटर। मीटर गुना मीटर और गुना मीटर, तो आ जाएगा मीटर की पावर 3। ये व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रकों से बना है। ये मूल मात्रक ही तो है, मीटर वगैरह मूल भौतिक राशियों के मात्रक है। तो ये व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रक से बना है। अब ये कौन सी पद्धति में है, MKS में। अगर इसको अपन CGS में ज्ञात करते हैं, तो CGS पद्धति में हम लंबाई का मात्रक क्या लेते हैं, सेंटीमीटर। इस तरह से भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर को खाली M भी लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा बताओ, सेंटीमीटर की घात 3, पूरा भी लिख सकते हो हिंदी में, या इस तरह से भी। ये व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रकों से बना है,
सही है। मूल भौतिक राशियों के मात्रकों से बना है, ये व्युत्पन्न मात्रक ही है। पर ये कौन सी पद्धति में है? सीजीएस में। मतलब मीटर की जगह सेंटीमीटर काम में लेते हैं तो सीजीएस बन जाएगी, और मीटर काम में लेंगे तो एमकेएस बन जाएगी। समझने की कोशिश करो। और एग्जाम्पल देता हूं, धीरे धीरे समझ में आएगा, पर पहले इसे यहां तक आप नोट करें, पूरे को नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। आप तो मैंने कर दिए। लिख लिया ना? चलो और एग्जांपल देता हूं मैं अब आपको, है ना। ठीक है, और एग्जांपल देखो। व्युत्पन्न मात्रक पढ़ रहे हो आप, जैसे आपने पढ़ा नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, घनत्व। घनत्व का मात्रक निकालना है? घनत्व कोई ढंग से पहचानो, मूल भौतिक राशि तो है ही नहीं, ऐसे समझ लो आप। भौतिक राशि 7 पढ़ी थी आपने, मूल भौतिक राशि 7, समझो भाई, 7 भौतिक राशि मूल पढ़ी थी। घनत्व अब ये है। अब घनत्व कोई मूल भौतिक राशि है ही नहीं, तो इसका मात्रक जो होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा भाई। जो 7 भौतिक राशि हैं उनके मात्रक तो मूल मात्रक हैं, इनके अलावा अगर कोई भी भौतिक राशि आती है तो उसका मात्रक होगा व्युत्पन्न मात्रक। घनत्व जो है, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा होगा द्रव्यमान बटे आयतन, पढ़ा है। किसी पदार्थ का आपको घनत्व निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है उसका? द्रव्यमान बटे आयतन। अब बताओ द्रव्यमान का मात्रक, अब मैं एमकेएस पूछता हूं, एमकेएस सिस्टम में बताओ मुझे, एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान बटे आयतन करोगे, द्रव्यमान का मात्रक क्या लोगे आप? द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस पद्धति में तो लोगे किलोग्राम या केजी, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आयतन का, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन का एमकेएस में मात्रक अभी निकाला था आपने, वो आया था मीटर क्यूब, निकाला था थोड़ी देर पहले, देखो मीटर क्यूब तो आया था, तो इसका मात्रक आ जाएगा
या हम ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम, केजी और प्रति मीटर क्यूब। मीटर के ऊपर जाएगा तो घात -3 हो जाएगी ना। अब यही कहूं मैं कि घनत्व का मात्रक आप सीजीएस सिस्टम में निकालो, सीजीएस पद्धति में निकालो, तो आपको पता ही है घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन, पर द्रव्यमान किलोग्राम में काम में लोगे या ग्राम में? ग्राम में। और नीचे मीटर आएगा कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर की घात 3। अवाल थोड़ी देर पड़ा पड़ता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम को जी से रिप्रेजेंट और सेंटीमीटर को सीएम से। सेंटीमीटर की घात -3 हो जाएगी ऊपर जाएगा तो घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, ये तो है किसमें? एमकेएस में। और ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ये किसमें है? सीजीएस में। अब भी क्लियर नहीं हुआ? फिर लिख लो, फिर आगे अगला एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। नोट करें। नोट करें फटाफट। जल्दी लिखें, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा, लिख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चलो तीसरा एग्जांपल देता हूं, वेग। वेग का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन जो होता है वो दूरी होती है भाई, विस्थापन जो है वो दूरी होती है, और दूरी मतलब उसका मात्रक भी दूरी का मीटर ही होता है। तो वेग का मुझे मात्रक निकालो। पहले तो आप एमकेएस सिस्टम में मात्रक बताओ, और फिर इसका मात्रक सीजीएस में बताओ। चलो क्या आता है? एमकेएस और सीजीएस दोनों सिस्टम में इसका मात्रक बताओ वेग का। विस्थापन दूरी होती है, लंबाई होती है। तो विस्थापन फटाफट एमकेएस में विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और समय का सेकंड। एमकेएस में विस्थापन लंबाई मात्रक क्या होता है? मीटर, और नीचे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। या इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर के लिए एम, सेकंड के लिए एस, और ऊपर -1 आ जाएगा। मीटर प्रति सेकंड, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1। अच्छा, अगर इसी को ही अपन सीजीएस में लिखते हैं तो मीटर की जगह क्या चलता वहां पर? सेंटीमीटर। मात्रक अब के मैं किस में लिखने जा रहा हूं? सेंटीमीटर में, मतलब सीजीएस में। और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, एमकेएस में भी समय का सेकंड और सीजीएस में भी सेकंड। तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बोलो सही है ना? क्लियर? नोट करें। ठीक है, फटाफट लिखो भाई। अब नंबर 4, चलो संग संग लिखते चलो। फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। नंबर 4 एक भौतिक राशि है त्वरण। इसका मात्रक, मूल मात्रक तो होगा ही नहीं, त्वरण है जो कोई मूल भौतिक राशि तो है ही नहीं। इसका मात्रक होगा जो व्युत्पन्न मात्रक होगा। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय।
वेग में परिवर्तन बटे समय, ये फार्मूला होता है। फॉर्मूले याद कर लो सबके, त्वरण का फॉर्मूला है वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन मतलब है तो ऊपर वेग, अब इसका एमकेएस में मात्रक निकालना है। निकालोगे क्या? एमकेएस सिस्टम में वेग में परिवर्तन मतलब वेग है, और वेग का मात्रक आपने क्या पढ़ा था? मीटर प्रति सेकंड, मतलब मीटर सेकंड इनवर्स, यही पढ़ा था। और नीचे भी समय का मात्रक आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो सेकंड की घात -2 हो जाएगी ना, -1 सेकंड घात 1, ऊपर -1 हो जाएगी तो घात जुड़ जाएंगी, तो आ जाएगा मीटर के लिए m, सेकंड के लिए s, मीटर सेकंड की घात -2। अगर इसका मात्रक आपको तुरंत का सीजीएस में निकालना हो तो सीजीएस में निकालोगे? बताओ सीजीएस में क्या आएगा? सीधी सी बात है, मीटर के जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। वेग में परिवर्तन वहां पर क्या बताया था? सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, और बटे में भी क्या आएगा? सेकंड। तो बताओ सीजीएस में क्या निकल करके आएगा? सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। क्लियर है ना? नोट करें। फटाफट। चलो अब एक काम और करो, चलो फटाफट इसको लिखो, फिर आगे बात करता हूं। जिन्होंने इसको कर लिया हो नोट, वो मुझे बल का मात्रक निकाल के बताओ। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर m इंटू ए, एम ए द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण का मात्रक लिख ही रहा है आपके सामने, तो बल का मात्रक भी निकालो भाई, एमकेएस में भी और सीजीएस में भी। फटाफट करो इसको, बल का मात्रक निकालो एमकेएस में भी और सीजीएस में भी। बल का मात्रक, बल कोई मूल भौतिक राशि नहीं है, तो बल का मात्रक कैसा मात्रक होगा? व्युत्पन्न मात्रक होगा। फटाफट निकालें, बल का मात्रक ज्ञात करो जल्दी। चलो भैया, फॉर्मूला तो है ही है आपके पास, निकालते हैं। द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस में, द्रव्यमान का मात्रक क्या लोगे? किलोग्राम। ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट, किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक अभी पढ़ा था आपने, मीटर सेकंड स्क्वायर इंटू त्वरण। त्वरण का मात्रक हो गया मीटर सेकंड की पावर -2, तो किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। बोलो सही है क्या? अब सीजीएस में बात करते हैं, तो सीजीएस में किलोग्राम की जगह आप दोस्तों क्या काम में लोगे? ग्राम। ग्राम को जी, और मीटर को किस में काम में लोगे? सेंटीमीटर में। और समय तो सेकंड में ही चलेगा। बोलो सही है क्या? बड़ा सिंपल है भैया, कछु कठिन नहीं है। पढ़े तो कठिन नहीं है, नहीं तो बहुत कठिन है। सही है। तो इस तरह से कुछ मात्रक मैंने आपको बताए कि व्युत्पन्न मात्रक हम कैसे निकाल सकते हैं। वैसे तो बड़ा इजी टॉपिक है, समझे तो। फटाफट नोट करें। दाब का मात्रक निकाल सकते हो क्या भैया? दाब का, दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रक निकालना है, दाब का फॉर्मूला होता है, पढ़ा हो तो, बल बटे क्षेत्रफल।
और बल का मात्रक आपके सामने लिख ही रहा है, सही है। और क्षेत्रफल का मात्रक और काम में लेना है, बल का तो ये लिख रहा है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, सुना हो तो आपने, लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बल का मात्रक ये रहा बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक एमकेएस में क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मात्रक बन जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2, तो मीटर की पावर आ जाएगी -1 सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर की पावर -2 है, ऊपर जाएगी तो मीटर की पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो -2, 1 और -2 जुड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, इतना तो जानते होंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर की पावर -2, बताओ क्या आएगा? ग्राम सेंटीमीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। क्लियर? फटाफट करो फिर आगे बढ़ेंगे भैया, नोट करें। चलो भैया नोट कर लिया हो तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।